अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले मोन्टाज के अंदर आपने देखा, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब काफ़ी घनगरज के साथ उन्होंने तकरीर की और उनका मौक़िफ़ ये है कि ये ऑपरेशन नहीं हो रहा बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को या उनको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ जो 2 रोज़ पहले भी आया कि 13 वादी के अंदर जो इनखला है वो वफाकी हुकूमत के एमा के ऊपर या सिक्योरिटी फोर्सेस के एमा के ऊपर नहीं हो रहा। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक नहीं बल्कि हज़ारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो भी रहे हैं और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ फैसला कुर कार्रवाई करना इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की और फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि दहशत गर्दों को किसी तौर पर भी बख्शा नहीं जा सकता। दूसरी जानिब जो इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत पर है, वो एहसन इकबाल साहब की ज़ुबानी आपने सुन लिया कि सूबाई हुकूमत फ़ैसला करे कि आप साथ किसका दे रहे हैं, मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस का या दहशत गर्दों का। जो आफरीदी साहब ने आज यहाँ पर गुफ्तगू यानी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के फ्लोर के ऊपर की है, वो बड़ी तशवीशनाक है। उन्होंने जो बातें की हैं उस पर कुछ ऐसे सवालात उन्होंने खड़े किए हैं जो तवज्जो तलब भी हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी लाकर जब पख्तूनों के सर का सौदा किया जा रहा था, हम इनको बता रहे थे, तब PDM की हुकूमत और इदारों के मुलाजम कहते थे कि आप झूठ बोलते हैं, लेकिन आज मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके जबरी इनखला हो रहा है। तब पहाड़ों पर थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, दहशतगर्द बाज़ारों में आ गए, नहीं बोले, बिल आखिर दहशतगर्द हमारे घरों में पहुंच गए तो ये कहते हैं तुमने खाना क्यों खिलाया, हम जाएं तो कहाँ जाएं, रात दहशतगर्द बंदूक तान कर हमारे घर आते हैं, खाना खाते हैं, सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आकर जाते हैं और कहते हैं तुमने इन्हें खाना क्यों खिलाया। हम खाना खिलाएं ना खिलाएं, खाना खिलाएं तो सिक्योरिटी फोर्सेस हमसे सवाल पूछती है और अगर खाना ना खिलाएं तो दहशतगर्द मारते हैं। ये तशवीशनाक सूरत हाल है जो इस वक्त बन चुकी है, क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से तो मेरे ख़्याल में किसी की भी पाकिस्तान के अंदर दो राय नहीं है। मौक़िफ़ वही है जो सारे पाकिस्तान का है, तमाम सियासी जमातों का है और इस पर हर एक को यकजा होना चाहिए कि दहशतगर्दों से ना तो बातचीत हो सकती है ना ही नेगोशिएशन हो सकती है। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ तो फैसला कुन कार्रवाई होती है, जो ज़ाहिर बात है किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज़ या किसी मुल्क की फ़ौज करती है। सूरत हाल कशीदा है, तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात दुरुस्त होते नज़र नहीं आते, तो हम कहाँ जाएंगे इससे आगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान के नामवर और सीनियर सहाफ़ी जनाब हफीज़ुल्लाह न्याई साहब। न्याई साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब आमिर मुग़ल साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आमिर मुग़ल साहब आपसे आगाज़ इस बात का करना चाहूँगा कि अब जो सूरत हाल बन चुकी है, ऑब्वियसली सुहेल आफरीदी साहब एक बड़ी वाइड एक पिवटल पोजीशन उनकी है पार्टी के अंदर, बहुत अहम पोजीशन है। क्या ये मामला जितना ख़राब हो गया आपके नज़दीक, ये ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है या ये बात गलत फहमी से बहुत आगे जा चुकी है आपके नज़दीक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुनीब फारूक साहब। देखें, ये जो मामला है ना इस वक्त KPK में चल रहा है जी, ये माजरत के साथ मुझे तो एक जिद और अना का मामला लग रहा है। जिस वक्त सुहेल आफरीदी साहब अभी CM नामजद हुए थे, अभी वो बने नहीं थे, उन्होंने हलफ नहीं उठाया था, तो उस वक्त से ही उनके खिलाफ एक कंपेन पाकिस्तान के इदारों की जानब से या वफाकी गवर्नमेंट की जानब से शुरू कर दी गई। उन्हें मुनशियात फरोश और दहशत गर्दों का साथी तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया और उन्होंने, हालांकि आपको पता है कि KPK की अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी दी है इस तहरीक इंसाफ को, और वहाँ पे हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ यानी कि एक अक्सरियत के हम नुमाइंदा हैं, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि इसमें हम अपोजिशन की जमातों को भी शामिल करें। तो उन्होंने एक कौमी जरगा बुलाया, सूबाई असम्बली के अंदर बुलाया, तारीख में पहली मरतबा, जिसमें नून लीग मौजूद थी, जिसमें पीपल्स पार्टी मौजूद थी, जिसमें JUI मौजूद थी, जिसमें PTM मौजूद थी, जिसमें ANP मौजूद थी, और सब ने मुश्तरका तौर पर ये तहरीरी सूरत में ये अपनी सिफारिशात पेश की कि हम खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं चाहते बल्कि अमन के जरिए मुज़ाकरात चाहते हैं। दूसरी बात, हम जब अमन की या मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि जो दहशतगर्द आके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं या जो दहशतगर्द आके हमारे अवाम पे हमले करते हैं या हमारे इदारों पे या हमारी मसाजिद पे या चर्चों पे या
गिरजा घरों में या मंदिरों पे हमले करते हैं, हम उनके लिए कोई नरम गोशा रखते हैं या हम ये चाहते हैं कि उनको कोई स्पेस दी जाए। ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जब हमारी हुकूमत जा रही थी और पीडीएम की हुकूमत आ रही थी, उस वक्त जो है वो मुक्तदरा ने जो फैसले किए थे कि टीटीपी को ला के बसाया जाए, उस वक्त हम चीख चीख के कहते रहे, सारे मुराद सईद भी कहता रहा कि आप इनको ना ला के यहाँ बसाएं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उस वक्त हमारी बात नहीं मानी गई और आज जब वो दहशतगर्दी की जंग जो है हमारे घरों तक पहुंच चुकी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। रात को अगर आप खाना ना दें टीटीपी के दहशतगर्दों को तो वो आपको मार देंगे, और अगर रात को खाना बंदूक की नोक पे खा के चले जाए तो सुबह आके सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आपको मारेंगे कि आपने उनको खाना क्यों खिलाया। तो इसके लिए जो हल है मुनीर फारूक साहब वो यही है कि इस बात से हट के वफाकी हुकूमत जो है लिजिटिमेट है या नहीं है, इदारों को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को मिलके बैठना चाहिए और मिल बैठ के इसका बट आमिर मुगल साहब इसका तो मौकफ, इसका देखिए गुजारिश ये है, वफाकी हुकूमत, मैंने इसलिए तफसीलन आपको ये मौकफ सुना क्योंकि जारी बात है जो आपने वजाहत की, जो अफरीदी साहब फरमा रहे हैं, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो माजी में हुआ, अब आपका सवाल करना और बिल्कुल बात दुरुस्त है, अफरीदी साहब का भी कहना नहीं कि आ गए बसाया किसने, वो उसमें तो हम अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन करें तो एक लंबा काम है। लेकिन आज की तारीख या आज की हकीकत ये है कि दहशतगर्द को, जो जेट ब्लैक दहशतगर्द है जिनकी बात आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, जो बंदूक की नोक पे किसी के घर में घुस के खाना खाएगा वो दहशतगर्द ही होगा ना, उससे बातचीत तो नहीं होगी, उसके खिलाफ तो ऑपरेशन ही होगा। जब ऑप्शन ही कोई नहीं है, जब ऑप्शन ही कोई नहीं है कि उसके खिलाफ ऑपरेशन के अलावा कुछ करना है, तो क्या अच्छा ना हो कि सूबाई हुकूमत उस बात को तस्लीम करे जो मौक़िफ़ पाकिस्तान की फौज का है। सूबाई हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा, ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन में सब कुछ हो रहा है। जो कोर कमांडर हैं, जाहिर बात है वो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई डिटेल ही शेयर नहीं की जा रही होगी अफरीदी साहब से। इस वक्त आपको भी पता है, अरबी आपने खुद कहा, मैं दोबारा कहूंगा, मेरे आपके घर में घुस के जो बंदूक की नोक पे खाना खाएगा और कहेगा जी कि मैं दहशतगर्द हूं, इसके बावजूद मुझे खाना दो, मुझे हार्बर करो, मुझे सिक्योरिटी दो, वो किसी रियायत के तो मुस्तहिक नहीं होगा। तो फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है, तो अच्छा है फिर ये तफरीक खत्म हो जाए और ऑपरेशन हो। देखिए, हमें फर्क ये करना है कि जब दहशतगर्द हमला करता है, हमारा नुकसान करता है, और हम जब जवाबन दहशतगर्द पे हमला करते हैं, तो अगर उसमें तो दहशतगर्द मरे फिर तो कोई किसी को इशू नहीं है, दहशतगर्द से तो किसी की कोई हमदर्दी नहीं है ना। इशू ये होता है कि जब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो उसमें जब औरतें, बूढ़े, बच्चे, बेगुनाह लोग जब मरते हैं तो उसमें शहीद होते हैं, तो उसमें हमारा फिर एतराज आता है कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ इस अंदाज से या ऐसा ऑपरेशन करें कि उसमें बेगुनाह लोग ना मरे। खुदा ना खास्ता, मैं मिसाल देता हूँ मुनीर फारूक साहब, खुदा ना खास्ता आपके स्टूडियो में एक दहशतगर्द घुस आता है, तो क्या उस दहशतगर्द को मारने के लिए पूरा स्टूडियो उड़ा दिया जाएगा? तो ये नहीं देखा जाएगा कि इस स्टूडियो में मुनीर फारूक साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ इनका स्टाफ बैठा है, इनका कोऑर्डिनेटर बैठा है, इनका प्रोड्यूसर बैठा है, तो हमें कोई तो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अगर दहशतगर्द आबादियों में घुस आते हैं, ये लहदा बात है, वो बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं, बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारा एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा निजाम है, उस सब को क्रॉस करके वो जब आ जाते हैं तो फिर उसके बाद जब वो हमारे अपने लोगों के बीच में घुस जाते हैं तो फिर उसका तरीकाकार बनाना पड़ेगा ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन का। ठीक, दहशतगर्दों को मारने पे, उनको तबाह बर्बाद करने पे, उनके ऑपरेशन करने पे किसी को कोई एतराज नहीं। ये तो एक लेजिटिमेट कंसर्न है। मैं इससे पहले कि मैं न्यायी साहब के पास जाऊं, हुज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नॉर्मली वो बड़े पंक्चुअल है लेकिन आज थोड़ी देर हो गई उनको, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ लेना यहाँ बड़ा ज़रूरी है। हुज़ैफा साहब, अभी आमिर मुगल साहब ने जो बात कही है उनकी बात में, दलील में, इस बात में तो वज़न है। वो कहते हैं नहीं, हम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को नहीं रोक रहे, ना ही हम रोकने की कोशिश करते हैं। मसला ये है कि वहाँ पर अगर कोई बेगुनाह शहीद होता है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में, तो मेन प्रॉब्लम वहाँ पर आता है। फिर उसका तो तरीकाकार यही है कि वहाँ पर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से लोगों का इनखला किया जाए और उनकी मुकम्मल मुआवनत की जाए ताकि वहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन हो सके। लेकिन अभी मैं वज़ीर आला साहब की जो गुफ्तगू सुन रहा हूँ, वो तो ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये तो नीचा दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है अफरीदी साहब को या सूबाई हुकूमत को। हुज़ैफा साहब, ऐसा हरगिज़ नहीं है मुनीफ साहब, आपको अरसा हो गया दश्त की खाक छानते हुए, आप हमारे वैसे भी सीनियर हैं। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जो वक्त दिया जाए उस पर पहुँचूँ। गुजारिश ये है कि बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अगर आपके स्टूडियो में कोई दहशतगर्द घुस आए तो आप पूरा स्टूडियो नहीं उड़ाते, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि स्टूडियो में घुसा हुआ दहशतगर्द जो है पिछले 4 साल से पूरे मुल्क में दहशतगर्दी को ऑपरेट कर रहा है, एक तरफ जो है 26 करोड़ आबादी और एक तरफ 4 लोग हैं
और आपके पास कोई और हल ना निकल रहा हो, तो फिर आप कारपेट बमिंग को प्रेफर करेंगे कि हमने अपने बाकी लोगों को बचाना है। और नबी करीम की हदीस है जिसका मफहूम है कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो नेक लोग भी उसका शिकार हो जाते हैं। तो बसा औकात जाहिर है जब आपने इतने खतरनाक दहशतगर्दों के खिलाफ आप ऑपरेशन करते हैं और वो इन लोगों का जो ह्यूमन शील्ड यूज करते हैं या उन इलाकों में फंस जाते हैं, यानी ये जो लोग हैं उन इलाकों में फंसे हुए होते हैं, वहां दहशतगर्द भी मौजूद होते हैं, तो लामाला में इनकार नहीं कर रहा, लेकिन नीयत ये हरगिज नहीं होती कि किसी आम इंसानी जान को जो है नुकसान पहुंचाया जाए। मुझे आप ये बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं, मैंने भी वो सारा एरिया जर्नलिज्म के दौर में रिपोर्टिंग भी की। ड्यूरेंट लाइन के अंदर जो है बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जिनकी रिहाइशें जो है वो पाकिस्तान में है और उनके रकबे जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, या ऐसा भी है कि कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में रह गए और 2000 या 3000 फुट के दूसरी साइड पे उनके दूसरे कजन्स वगैरह रहते हैं, वो अफगानिस्तान में रहते हैं। तो आपका जो 2400 या 2500 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर है, तो उसके अंदर बिल्कुल खारदार तार भी हमने लगाई, ये उसका अक्सर औकात जिक्र करते हैं। तो भाई अगर मकामी सपोर्ट मौजूद हो तो लामहला बॉर्डर क्रॉस करना कोई इशू नहीं रहता। और ये दहशतगर्द जितने भी हैं वो अफगानिस्तान से ज़ाहिर है इस बात को एडमिट किया, यानी अफगान तालिबान ने इस बात को माना जब टर्की और कतर के साथ बैठे मेज के ऊपर और हमने कहा कि ड्यूरेंट लाइन की दूसरी साइड पर ये दहशतगर्द आबाद हैं, तो बराए करम आप इन दहशतगर्दों को यहाँ से दूर इन्हें कहें। अगर ये मेहमान नवाजी के चक्रों में कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे उनके खिलाफ या उनको यहाँ आने से नहीं रोक सकते, उन्होंने कहा 15 अरब रुपए चाहिए, हमने कहा 15 अरब देने को तैयार है। उसके बाद वो उस बात से पीछे हट गए, फिर हमने कहा चले आप खुद इन लोगों को रोकें या ऑपरेशन करें, वो उन्होंने नहीं किया। तीसरी सूरत में फिर हमने कहा कि हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और ये जहां भी होंगे हम इन्हें निशाना बनाएंगे। ये बात कह देना कि सूबाई हुकूमत को फिक्स करने के लिए खुदारा होश के नाखून ले जाए, दलील भी वो हो जिसपे कम से कम किसी आदमी का यकीन तो बने। मुझे आप ये बताएं कि एक ऑपरेशन तो स्टार्ट हो गया, मान लिया, ये बताएं कि क्या ये ऑपरेशन जो है वो करने वाले जो फौजी है वो इंसान नहीं है? इज इट पॉसिबल कि 4-4 फुट बर्फ पड़ी हुई हो और हम इस शदीद मौसम की शिद्दत के बावजूद फौजी जवानों से जाके ऑपरेशन शुरू कर दें? ऐसा हरगिज नहीं है। ये टारगेटेड कार्रवाइयां चंद माह पहले शुरू हुई और इन टारगेटेड कार्रवाइयों के बाद आपने देखा कि ज़ाहिर रिजल्ट्स भी कुछ आना शुरू हुए। इस दौरान मौसम की शिद्दत आ गई। अच्छा नहीं, मुज़फ़्फ़र साहब मसला ये है, मैंने आमिर मुग़ल साहब का आपका मौक़िफ़ बड़ा डिटेल से सुना, इससे पहले कि मैं न्याई साहब के पास जो एक बात है जो वफाकी हुकूमत ही बता सकती है। अभी आफरीदी साहब ने कहा है कि जी ये जो आपने सूबाई वफाकी हुकूमत ने एक जारी किया है कि ये हमारे कहने पर नहीं हो रहा इनखला और ना ही ये फ़ौज के कहने पर हो रहा है, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के कहने पर। तो उन्होंने कहा जी ये मैं आफरीदी कौम का जरगा बुलाऊंगा, मैं तमाम पख्तूनों को इकट्ठा करूंगा, ये माफ़ी के साथ वापस लेना पड़ेगा आपको। और वो ये कह रहे हैं कि इसका वाहिद मकसद ये है कि वो कहते हैं जी किसी ऑपरेशन से कोई कामयाबी नहीं। उन्होंने लंबी चार्जशीट दी हुई है, लेकिन उनका बार बार सिर्फ यही कहना है कि जी बिल्कुल, उनका सिर्फ कहना यह है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा इस टारगेटेड ऑपरेशन का भी, जो आफरीदी साहब का मौक़िफ़ है। जी मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारड़ साहब की बात को ये बिल्कुल मिस कोट कर रहे हैं। अता साहब ने उस नैरेटिव का जवाब दिया जो इन्होंने बनाया कि जबरदस्ती बाय फोर्स लोगों का इनखला कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं। उनकी बात का मतन और मकसद ये है कि जिस इलाके में ऑपरेशन हो रहा है तो ज़ाहिर है वहां दहशतगर्द मौजूद हैं। लोग लामहला अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कार्रवाई कर रही हो तो लोग वहां से नकल मकानी करते हैं, और जब नकल मकानी करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होती है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अख्तियार भी होता है कि उन लोगों को सेफ शेल्टर दे, बुनियादी सहूलियात दे। और इस हवाले से अगर सूबाई हुकूमत को किसी ने कह दिया है कि ये लोग नकल मकानी कर रहे हैं, इन लोगों को आप जो है अच्छी छत दें, मौसम की शिद्दत से बचाएं, बुनियादी सहूलियात दें, आप उसको ट्रांसलेट ये कर रहे हैं कि चूंकि इन्होंने जबरदस्ती इनखला करवाया या बाय फोर्स करवाया इसलिए हमें इस तरह के मरासले लिखे जा रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। आपकी आदत बन चुकी है कि आप कहते हैं गिलास आधा खाली है, गिलास आधा भरा हुआ भी होता है। वो लोग, ये मुमकिन हो सकता है कि वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए वहां से निकल रहे हों कि जाहिर है दहशतगर्द और जो है फौज का आमना सामना हो रहा है, तो ऐसे में इंसानी जानों को बचाना मकसूद होता है। ठीक है। आपके डिप्टी कमिश्नर को आज नहीं, आपके डिप्टी कमिश्नर को कई माह से पता है इस बात का कि यहाँ पर टारगेटेड कार्रवाइयां जारी हैं। अच्छा मेरे साथ रहिएगा। 4-4 फुट वहां बर्फ पड़ी हुई है। मुज़फ़्फ़र साहब मेरे साथ रहिएगा। न्याई साहब 4-4 फुट वहां पर बर्फ पड़ी हुई है। मैं सिर्फ आखिरी बात, जब 4-4 फुट वहां पर बर्फ पड़ी हुई है, मुझे आप ये बताएं कोई अकल इस बात को मानती है कि 15 दिन पहले ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा? भाई ये पिछले कई माह वो तो बहुत अरसे से हो रहा है ना। वो हम ये नहीं कह सकते कि ये टारगेटेड कार्रवाई रोकी नहीं, एकदम नहीं हुआ। इलाकों को दहशतगर्दों के सुपुर्द करके हमने उन इलाकों को दहशतगर्दों के सुपुर्द करके पेशावर आने को तरजीह नहीं दी। हमारे फौजी जवान मौसम की शिद्दत के बावजूद वहां पर मौजूद है कि हमने इस इलाके को दहशतगर्दों से सफाया करके फिर जाना है आगे। अच्छा न्याई साहब, हम अगर तारीख में ना भी जाए, मुझे सिर्फ एक बात बताएं। आज आप अभी ये सोहेल आफरीदी साहब की तकरीर में सुन रहा था,
वो बड़ी जलाली तकरीर थी जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर की। और ये मामला शायद अब पता नहीं, उस मामले पे तो हम बात ही नहीं कर पा रहे कि ये दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है और ये कोई महजूज होने के लिए तो नहीं किया जाता। ह्यूमन लाइफ्स एट स्टेक, जो जवान जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं, वो भी बिल्कुल वल्नरेबल होते हैं और इसमें शहादतें भी होती हैं। लेकिन ये मामला कहीं और जा रहा है न्याय साहब। वो तो कह रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ आप ये कर रहे हैं और मुझे नीचा दिखा रहे हैं और मेरी हुकूमत को नीचा दिखा रहे हैं और ये मेरे खिलाफ हो रहा है सब कुछ। मुझे जो सोहेल अफरीदी है ना मुनीब, मुझे तो उनकी से कोई ज़्यादा इस तरीके से जो जिस तरीके से आप ले रहे हैं मैं नहीं लेता हूँ। मैं तो इनके और इससे पहले के जो प्रेडिसेसर थे अलीमीन गंडापुर, इन दोनों की नौकरी और जो इनके हदूद और वजूद हैं और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने किया है, तो ये जी वो बेचारे जी एक बहुत बड़े उससे का शिकार है। वो कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। अब इन्होंने दोनों तरफ जो है कुछ देना होता है। एक ही तकरीर में जब एक इंतहा दे कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो पूरे हमायत का भी नैरेटिव दे जाते हैं किसी को जिसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, जिसके कभी अपनी पार्टी को भी किसी न किसी तरह वक्त एक उसके ऊपर कोई ना कोई आगे रुकावट डाल जाते हैं या कोई एक मुतनाज़े फिक्रा जुमला उनके तरफ फेंक जाते हैं। इनका बड़ा अजीबोगरीब क्राइसिस है। इन्होंने एक सीवी बनाना है। अलीमीन गंडापुर जो है उस बेचारे ने बड़ी वो कहते हैं ऐसे फोंक के कदम रखने थे कि जिसमें इमरान खान साहब ने भी राज़ी रहना था और जिसमें स्टेल्शन ने भी राज़ी रहना था, और वो दोनों में नाकाम रहे। ना स्टेल्शन को राज़ी रख सके ना इमरान खान को। इनका भी हैशर इससे मुख्तलिफ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा भयानक होगा कि वो थोड़े तजर्बाकार थे और वो ज़्यादा ही मैच्योर तरीके चल रहे थे। तो सोहेल बड़ा अच्छा बच्चा है लेकिन उसको वो इतना वो नहीं है। वो दोनों तरफ एक एक्सट्रीम व्यू ले लेता है और दोनों तरफ जो है उसको एक्सट्रीम रिएक्शन आएगा, अपनी पार्टी की तरफ से भी और सेशन की तरफ से भी। नतीजा क्या निकलेगा? हम वो अगला नतीजे बता रहे थे। हम जो तारीख रातों में मारे गए, तो मुझे लगता है कि ये किसी तारीख रात में मारा ना जाए बेचारा। इसका मुझे तो सियासी तौर पर खर्च होने को है, सियासी तौर पर सियासी तौर पर हमेशा मैं कहता हूँ सियासी तौर पर, चाहे इमरान खान हो ये हो कि सियासी तौर पर ये मारे ना जाए। बाकी देखें जी, क्राइसिस ये है कि हम ये ऑपरेशन को नया तो नहीं है, ना पीटीआई गवर्नमेंट में नया है। ये 2014 के शायद था या 2015 में राह निजात शायद हमने चलाया था। उससे पहले पीएस पार्टी के दौर में हमने वो चलाया था, शायद वो जो स्वात ऑपरेशन था उसका नाम मुझे और फिर ज़रबे आज चलाया था, फिर राह हक चलाया, फिर रद्दुल फिसाद भी था। वो ये सारे थे परवेज खट्टक साहब की हुकूमत में थे। और पीटीआई देख मत भूलें कि पीटीआई 10 साल तक जो लोग ऑपरेशन कर रहे थे उनके, मैं लफ्ज़ तो बड़ा आम बहुत ख़राब कहता हूँ, टीवी में आप सेंसर कर देंगे, लेकिन आपके लिए कि ये उनके दाएं हाथ पे रहे हैं 10 साल। तो ये उससे कैसे पहली तो ही कतई कर सकते हैं? आमिर बैठे हमारे, क्या ये इन्हीं ऑपरेशन के लिए वो एक बने हुए नहीं थे? उनके प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी नहीं बने हुए थे? किस्सा मुख्तसर ये है कि कौमी मफाद के ऊपर फौज जो फैसला करती है मैं हमेशा उसके साथ हूँ, चाहे मैं उसके हक में हूँ या ना हूँ। क्यों? उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ कि इन्फॉर्मेशन नहीं आती और हमको जो कोप कर रहे होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। कहीं ना कहीं वो बंदा जो है, मैं खुद चूंकि लोग आते हैं कहते हैं जी देखे जी फलां वक्त ऑपरेशन हुआ, हम बेगुनाह थे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, हमारे घर में खाना खाने आए थे और हमें तो पता ही नहीं था, बाद में हमें पकड़ के ले गई। मैंने एजेंसी से बड़ी डिटेल बात की, लेकिन हमें पता चलता कि नहीं वो कहीं ना कहीं मुलव्वस थे। ऐसा नहीं होता कि हफीजुल्लाह खान न्याजी के घर मियाँ वाली में मेहमान बन के। ठीक, आमिर मुगल साहब एक बात तो है, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हैं, अब आप भी जारी बात है आपने दुनिया देखी होगी, हम हर जगह रोज़ देखते हैं, जो इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्स या फौज के पास होगी, अभी कोई पॉलिसी की जंग तो नहीं हो रही ना। अब तो ये है कि भाई दहशतगर्द है और दहशतगर्दों से आप बात नहीं कर सकते, दहशतगर्दों का आप खात्मा ही कर सकते हैं। तो क्या आफरीदी साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात को क्या शकूक है? क्योंकि कुछ दिन पहले जब आफरीदी साहब ने कहा कि को मुझे सबूत दिखाए जाएं, तो उन्हीं के जो प्रेडिसेसर थे अलीमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा सबको पता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से वो वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल होती है और इसके सबूत हैं। क्या चीज़ दिखाई जाए जिससे आफरीदी साहब कन्विंस हो जाए?
देखिए मुनीब भाई, मैं सबसे पहले तो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ है ज़फ़र रहमान साहब की बात सुन के, और अपने मोहतरम बुजुर्ग हैं और मेरे दोस्त साल न्याजी के वालिद भी हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, कि इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो होता है जो आके दहशतगर्द ठहरते हैं। मतलब हम अपने लोगों को मशकूक करार दे रहे हैं। ज़फ़र रहमान साहब ने भी कहा कि अगर स्टूडियो में कोई 4 साल से ठहर रहा हो तो इसका मतलब है कि स्टूडियो वाला भी कोई मुलविस है। तो हम अपने लोगों पे शक का इजहार कर रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम मैंने ऐसी बात नहीं की, आप मेरी बात मैंने बात नहीं की। अच्छा चले, आप चले आमिर मुगल साहब मुकम्मल हो जाए जी। चले, मुझे समझने में गलती लगी होगी, मैंने जो समझे मैं वो। देखिए, हमारी आवाम दहशतगर्द नहीं है, ना केपीके की आवाम दहशतगर्द है, ना पंजाब की है, ना सिंध की है, ना बलोचिस्तान की है। दहशतगर्द हमारे अंदर से हो सकते हैं। मेरा आपका खुदा ना खास्ता भाई बेटा हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता। जाहिर है ये जो टीटीपी के दहशतगर्द नहीं, ये पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मिन हैसल कौम हम जो है वो हमारे अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ है, और सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ दी ही केपीके की अवाम ने है। मैं मुनीब भाई एक दफा फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा मैं मजीद वजाहत करूंगा। देखिए, बात यह है कि डमाडोला में एक अटैक हुआ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या उस वक्त हमारा बयानिया था जी? हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त, जनाब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, क्या उन्होंने उस पर वजाहत पेश की थी कि ये ड्रोन अटैक हुआ है और दहशतगर्दों पे हुआ है? तो वो सॉरी, हमने खुद मारा उनको। ड्रोन अटैक का तो उन्होंने उस वक्त तस्लीम ही नहीं किया था। उन्होंने कहा था हमने अटैक किया दहशतगर्दों पे, और उसमें गलती से जो है वो बच्चे शहीद हो गए। तो वो डमाडोला में जब एक मदरसे में आप 60-70 बच्चे शहीद करते हैं और बाद में पता चला कि वो अमेरिका का ड्रोन अटैक था, तो जब इस तरीके से हमारा इशू दहशतगर्द को स्पेयर करना नहीं है, हमारे मौकफ को समझे मुनीब फारूक साहब। दहशतगर्द चाहे केपीके में हमला करे, चाहे पंजाब में करे, चाहे सिंध में करे, चाहे बलोचिस्तान में करे, कौन जी अकल जी शूर इंसान ये कह सकता है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें, या आप उसको काउंटर ना करें, या उसको नीस्तो नाबूद ना करें? ये किस तरह मुमकिन है? असल इशू ये है कि जब दहशतगर्द को तबाह बर्बाद करने के लिए, या उसके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए, या उसको काउंटर करने के लिए जब हमारे बेगुनाह लोग मरते हैं, नहीं, बट आमिर मुगल साहब उसी के लिए तो देखिए उसी के लिए तो आमिर भाई उसी के लिए तो फिर जरूरी होता है। मैंने जाती तौर पर बैसियत एक साफी आईडीपी कैंप्स, जब मिलिट्री ऑपरेशन राय निजात हो रहा था, राय हक 1-2, मैंने खुद कवर किए हैं बैसियत एक जर्नलिस्ट के। इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं, हुकूमतें ही उन्हें फैसिलिटेट करती है। जब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो सिविलियंस को निकाला जाता है, या वो उनके पास ऑप्शन भी नहीं होती, ना गवर्नमेंट के पास, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास। यही तो मामला है सारा, कि अगर तेरा वैली से लोगों का इनखला कराना है, मैं किसी एक को ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की। सूबाई हुकूमत मांगे वफाकी हुकूमत से कि भाई अगर ऑपरेशन हो रहा है, हमें इतने वसाइल की मजीद जरूरत है। वफाकी हुकूमत ना दे तो हम उज़ैफा साहब को यहाँ कटहरे में खड़ा करें कि भाई वो मांग रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, इनखला लोगों का होना है, और आप मदद नहीं कर रहे, आप उस पर सियासत कर रहे हैं। इशू सिर्फ ये है कि मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं कि कोई एक सिविलियन भी नहीं शहीद होना चाहिए, लेकिन अभी तो मसला ये है ना कि ऑपरेशन होना है, उसके अलावा चारा कोई नहीं है। सुन ले अब इसका भी सुन ले। एक और पहलू से आपको गुजारिश करता हूं जो मेरा मौकफ है। ये तो कल सुहेल अफरीदी ने बात की ना कि वफाक ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि ये लोग जो है वो सूबाई हुकूमत की मर्जी से, अपनी मर्जी से इनखला कर रहे हैं तीरा से। तो उस पर सुहेल अफरीदी ने कहा है ऑपरेशन आप करवा रहे हैं, और हमारे DGISPR ने ब्रीफिंग में ये कहा कि हम तिरा में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अब अगर आप तिरा में ऑपरेशन कर रहे हैं या वफाकी हुकूमत की मर्जी से कर रहे हैं, तो सूबाई हुकूमत पे तो ना डालें कि आप उनकी मंजूरी या उनकी मर्जी से कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत का तो मौकफ यह है कि आप हमारे वहां पे सिविल लोग रहते हैं, हमने उनके बारे में सोचना है। आए टेबल पे बैठे, मुज़ाकरात करें। बीइंग अ CM वो बारहा कह चुके हैं, आए मेरे साथ बैठे, सूबाई हुकूमत के साथ बैठे। सर बस किससे मुज़ाकरात करें सर? मुज़ाकरात सूबाई हुकूमत से तो हो सकते हैं, दहशत गर्दों से तो आमिर भाई नहीं हो सकते ना। नहीं, दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ बैठे ना। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं इसको बिल्कुल ठीक है, दहशत गर्दों को कुछ आज़ादी दे दें, ये तो नहीं कह सकते। मैं उनके लिए ऑपरेशन का मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, ये बड़ा अच्छी डिमांड है आपकी। कोलेटरल डैमेज से कैसे? एक और बात, ठीक, अच्छा चल, एक और बात देखिए ना, कुछ तो इमरान खान की और इनकी पॉलिसियों में फर्क है कि हजारों ऑपरेशन करने के बावजूद दहशतगर्दी नहीं रुकी, लेकिन हमारे 3 साल 8 माह में दहशतगर्दी बहुत थोड़े लेवल पे क्यों आ गई? 2024, 25, 23 में बहुत ज्यादा ऊपर क्यों चली गई? कुछ तो इमरान खान से भाई सीख लें,
कुछ तो ये सोचे कि आखिर उसके फूफी के बेटे हैं ये दहशतगर्द सारे के, उसके दौर में वो कम हमले कर रहे थे या ना होने के बराबर कर अच्छा रहे थे। चले ये आपने कुछ तो इस पे गौर कर लेना इमरान। फैक्ट्स पे बात की आपने, फैक्ट का आपने एक फैक्ट कोट किया है कि आपके दौर में दहशतगर्दी कम हुई है और इमरान खान साहब की पॉलिसी की वजह से हुई है। एक मुख्तसर सा वक्फा है जी, हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ये बहस बड़ी तल्ख है, लेकिन उज़ैफा साहब इसका जवाब आप क्या देंगे? वो कहते हैं आपने इतने ऑपरेशन किए उससे दहशतगर्दी कम नहीं हुई, इमरान खान साहब की पॉलिसी से दहशतगर्दी कम हुई। ये आमिर मुगल साहब का मौक़िफ़ है। योर टेक ऑन दिस। जी बहुत शुक्रिया। इवन इसमें ऐड कर ले 2025 में सबसे ज्यादा हुई तारीख में, ऐड करें इसमें। अच्छा चले ठीक, ओके जी जी। देखें मुनीब साहब, बात यह है कि मैं दलील का जवाब दलील से ही दूंगा और हकायक आपके सामने रखूंगा। पहले तो गुजारिश ये है कि इन्होंने बात ये की 2013 में दहशतगर्दी पीक पर थी केपीके में, और खबर उस दिन होती थी जिस दिन कोई खुदकुश धमाका नहीं होता था, वरना हर रोज खुदकुश धमाका होता था। 2014-15 में जो ऑपरेशंस वहां पर किए गए, उन ऑपरेशंस के बाद वहां पर अमन कायम हुआ। 2018 में आपको याद होगा कि पुरअमन केपीके इन्हें हम देकर गए। 2018 से 2022 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक पानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। एक तो बात यह कि आप इस फैक्टर को जहन में रखें कि दहशतगर्दी ना होने की वजह दो चीजें थी। एक तो 2028 से 2021 या 22 जो इनका टेन्योर था, उस टेन्योर के दौरान दहशतगर्द जो है उन्हें सेफ हेवंस नहीं मिल रहे थे। 2021 में जब फेयरवेल काबुल हुआ तो ये टीटीपी के लोग काबुल की हुकूमत के जाके मेहमान बन गए, या जो अफगानिस्तान की गारों में तोरा बोरा और पूरे मुख्तलिफ इलाकों में छुपे हुए थे, वहां से वो ड्यूरेंट लाइन के पास आकर दोबारा आबाद हो गए। जो बम प्रूफ गाड़ियां छोड़कर गए थे अमेरिकी, वो इन्होंने अफगान तालिबान से कुछ खरीद ली, कुछ वैसे ले ली अपनी हिस्सेदारी के चक्रों में कि हमने भी आपके साथ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के दौरान हम बतौर दहशतगर्द जो सपोर्टिव मेजर्स आपको दे सकते थे हमने दिए। इस वजह से उन डेज में वो दहशतगर्दी नहीं। दूसरी बात यह कि तहरीक इंसाफ खुद इस बात को मानती है कि दहशतगर्द दोबारा जो है 70-80 हजार लोग, खुद मुराद सईद का बयान मौजूद है, उन्होंने असेंबली में इस पे बात की थी कि वो आके आबाद हुए। वो लेकिन इल्जाम क्या डालते हैं कि ये लोग पीडीएम के दौर में आके आबाद हुए हैं। हम कहते हैं नहीं, ये तहरीक इंसाफ के दौर में आकर आबाद हुए। यानी दोनों ये बात मान रहे हैं कि दहशतगर्द जो ऑपरेशंस के नतीजे में यहां से भाग गए थे, कुछ जानम वासिल हो गए थे, वो वापस आ चुके हैं। तो भाई जिस तरीके से आपने उन्हें भगाया था माजी में, हमने दोबारा भी वैसे ही भगाना है उन्हें। आप लोगों की पॉलिसीज की वजह से कोई अमन नहीं आया था। अगर आपकी पॉलिसीज की वजह से अमन आप कहते हैं होना चाहिए था, तो मुझे बताएं कि 2022 के बाद भी हुकूमत आप लोगों की केपीके में तो हम नहीं आए। 2026 आगे 4 साल में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी मुतासिर हो रही है, वो केपीके मुतासिर हो रही है। मकसद कहने का ये कि हाँ, दूसरा बानी तहरीक इंसाफ ने बात बड़ी नामुनासिब है, लेकिन एक फैक्चुअल बात है। मैं किसी शख्सियत को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बानी तहरीक इंसाफ ने ऐसा माहौल जरूर दिया टीटीपी को कि जिसके बाद टीटीपी ने उनके नरम गोशा रखा, जो मैं समझता हूं कि नहीं देना चाहिए था। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो दहशतगर्द है, या ये भी मतलब नहीं है कि वो तालिबान के खैर ख्वाह हैं, लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि उन्हें तालिबान से डील करने का पता नहीं था। उन्होंने यही कहा कि ठीक है, फिर इनके खिलाफ बयान देने के बजाय इनके हक में स्टेटमेंट दे दिया जाए या मुज़ाकरात की बात कर ली जाए। बात यह है कि कभी मुज़ाकरात से क्या अमन कायम हुआ था? 2013 में जो केपीके हमने आप लोगों को दिया था, मैं हम बात इसलिए कर रहा हूं कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें कहते थे कि नून लीग और हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा नहीं, बानी तहरीक इंसाफ की जमात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हुकूमत बनाए। 2 साल वहां पर दहशतगर्दी अरूज पर रही है। परवेज खटक मौजूद है, उसका 1-on-1 इंटरव्यू कर ले। ऑपरेशन राय रात और राय निजात के बाद अमन कायम हुआ। यही मुराद सईद का सवात इलाका था जहां से वो एमएनए बने, कोई सवात में जा नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो भी वजह बनी, वट एवर द रीजंस, मैं नहीं इनके ऊपर डाल रहा। 70-80 हजार अगर टीटीपी के दहशतगर्द अफगानिस्तान से यहां आकर आबाद हुए हैं और वो जहां भी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे हमें M4 कार्बाइन कॉल्ट कंपनी की मिली है, अमरीकी असला मिला है, जिसको बाकायदा अमरीकियों ने 2 महीने पहले एंडोर्स किए कि हम $7.1 अरब का असला छोड़कर आए थे। वो आज ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है। तो बेसिकली दहशतगर्दी इन 3 सालों में इसलिए बढ़ी है कि अफगान तालिबान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है इन्हें, और पहले अमेरिका मौजूद था, इतनी सपोर्ट मौजूद नहीं थी। फेयरवेल काबुल के बाद काबुल जिस तरीके से उसका डिक्लाइन या फॉल ऑफ काबुल कहें आप, उसके बाद ड्यूरेंट लाइन से इधर आना जाना उनके लिए मसला ही कोई नहीं रहा। और केपीके की सूबाई हुकूमत ने उस लेवल का वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अगेंस्ट जो सीटीटी का डिपार्टमेंट डेवलप करना था, काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट डेवलप नहीं हो सका। माजी के एस्टेब्लिशमेंट को मैं जिम्मेदार ठहराता हूं। माजी के एस्टेब्लिशमेंट ने भी गलत फैसले ले लिए होंगे, फैज हमीद कोर कमांडर था, शायद उससे भी गलत फैसले हुए हों, लेकिन इन सब बातों का निचोड़ एक ही बनता है कि जो दहशतगर्द भाग गए थे ऑपरेशंस के बाद, वो दहशतगर्द वापस आ गए हैं। ठीक है, उनको दोबारा आपने मुज़ाकरात से कायल करना है या मार के दोबारा कायल करना ठीक है, मतलब जानू हासिल करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मतलब मुनीब भाई मैं बात देना चाहूंगा। मुनीब भाई मैं जी जी जी
अच्छा, एक तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बजा तौर पे कहा कि वो जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा की पॉलिसी थी, ज़ाहिर है उनको वापस लेके आना। अब मैं हैरान इस पे हूँ मुनीर फारूक साहब कि मेरे मोहतरम भाई हुज़ैफा रहमान साहब ये कह रहे हैं कि 2013 से 18 तक हमने इनको बेहतरीन हुकूमत दी थी और बेहतरीन माहौल दिया था, और लेकिन दहशतगर्दी रूज पे चली गई। तो फिर तो आप हम पे 2022 से 2026 तक का इल्जाम क्यों नहीं लगा रहे? 2022 से 26 तक भी तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना केपीके में। मोहतरम हुज़ैफा भाई, ये सूबाई हुकूमत के जिम्मे नहीं है, इसमें वफाकी हुकूमत की पॉलिसियां होती हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जो है वो दहशतगर्दी बढ़ी है, वरना तो आप 2025 का इल्जाम भी हमारे ऊपर डाल दें, 26 का भी हमारे ऊपर डाल दें, 24 और 23 का भी हमारे ऊपर डाल दें, हमारी हुकूमत है ना केपीके में। तो मेरा तो सवाल यह है कि जब वफाक में हमारी हुकूमत थी 2018 से लेकर 2022 तक 3 साल 8 माह, तो वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जो है वो सूबे में अमन रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे दौर में तो वो हुकूमत थी काबल में जिसे मुसलमान तौर पर पाकिस्तान की दुश्मन हुकूमत कहा जाता था, करज़ई की हुकूमत थी। जब उस दौर में जब हम अलग ऐलान कहते थे कि वहां पे इंडिया ने अपने कौंसल खाने बनाए हुए हैं और वहां से वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेजते हैं, तो हम अगर उस दौर में इमरान खान की अपनी पॉलिसी से मुज़ाकरात के जरिए या जिस तरीके से भी अगर दहशतगर्दी को बहुत नीचे ला सकता है, तो ये तो पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत। अच्छा चले ठीक है, आप कहते हैं आपने मुज़ाकरात किए और आपकी पॉलिसी से दहशतगर्दी नीचे रहे। मुझे आमिर भाई कंक्लूड करना है, मैंने न्यायी साहब से अख्तिताम कराना है। न्यायी साहब, मसला ये है कि आमिर भाई का मौक़िफ़ आपने सुना, हुज़ैफा साहब का भी सुना, मुझे ज़रिए बताएं कि क्या वाकई इमरान खान साहब की पॉलिसी दुरुस्त थी और उसी की वजह से दहशतगर्दी उस दौर में कम हुई, और आज अगर नहीं हो पा रही या आज अगर हमें ऑपरेशन मजबूरी है हमारी करना है और ऑपरेशन को मजाक नहीं है, इस पे ह्यूमन लाइव्स एट स्टेक मैं दोबारा कहूँगा होती हैं, तो क्या ये मजबूरी नहीं है हमारी या अभी भी गुफ्तगू का ऑप्शन होना चाहिए? मुनीब, पहली बात यह है कि मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की है और फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये जो ऑपरेशन की चीज़ें हैं, मैं क्या ये समझ लूँ कि हमारी फ़ौज जो है वो जानबूझ के कोई ऐसा काम कर रही है जिससे कोई केपी की गवर्नमेंट पे कोई उस्ताद गिर रही है? हरगिज़ नहीं। ये मैं ऑपरेशन के हक़ में नहीं हूँ, मैं उसके बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर की सूरत में एक बात बता दूँ कि हमारी फ़ौज ये काम हिंदुस्तान से लड़ना, दहशतगर्दों से लड़ना, ये उसका एक्सक्लूसिव काम है। आया उनको हैंडल ठीक कर रहे हैं, जंगें ठीक लड़ रहे हैं, मेरी उसके अंदर से जो है ना होनी चाहिए और है भी बड़ी मातूम। लेकिन यह बात कि यहाँ पे जो आमिर साहब कह रहे हैं या हुज़ैफा साहब कह रहे हैं, मैं तो दोनों से मुत्तफिक हूँ। मैं तो वो कह रहे हैं ना, वो जो बात कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आज के सॉल्यूशन भी उतनी जिम्मेदार है, अगर मैं उसको काढ़े हाथे लूँ, और उससे ज़्यादा वो जिम्मेदार है। क्राइसिस ये है कि मुझे तो अफसोस होता है हमारे सियासी मुफक्रीन की मुनाफकत में कि किस तरीके से हम पैंतरा बदलते हैं, रंग बदलते हैं। वही कहते हैं ना कि उसी वक्त उसी वेरिएबल्स के साथ वही चीज़ मनोन मौजूद है और उसको हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, वही चीज़ मनोन मौजूद है दूसरे बात आती है, तो चूंकि वो हमारे वेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद हाउंड्स, ये एक हर अजीबोगरीब मकसद में है कि आपको सियासत चूंकि इसके वारा ये खाती है, ठीक है कि आपको पाकिस्तान, और बिल्कुल सही खाती होगी, मैं उसमें कोई इतराज़ नहीं करता। तहरीक इंसाफ को अगर यहाँ की आज की स्टेशन वारा नहीं खाती है, उसको अंडरमाइन करते हैं, उनको उनके हक पहुँचता है कि कितना करना चाहते हैं करें, लेकिन उसके लिए जब ये बातें करते हैं तो उनको कम अज़ कम अपनी गिरबान ये खोलना चाहिए कि खुदा के वास्ते इस मुल्क में मुनाफकत को मिनिमाइज करें। ये सियासतदानों में बदजत तो मौजूद है, असोसिएशन को मुनाफकत की जरूरत नहीं, वो तो ताकत से कर लेते हैं, सही है गलत, लेकिन हम जो मुनाफकत का भेदभाव कर सकते हैं वो तकलीफ होती है कि एक ही वक्त में एक बयान दे रहे होते हैं, दूसरा फरीक अदला बदला होता है पोजीशन का, और बयानात भी बदल जाते हैं। जो उनके बयानात होते हैं नवाज शरीफ साहब के, वो उनके पास चले गए, जो इनके बयान आते हैं राइट आज उनके पास चले गए। जो सर वक्त खत्म हो गया मेरे पास। सर प्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब हफीजुल्लाह न्यायी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब आमिर मुगल साहब मौजूद थे, हुज़ैफा रहमान साहब ने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक दीजिएगा, देखने का शुक्रिया। खुदा।